अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, कल को आपको डॉक्टर बनना है, तो आप इस चैप्टर को तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हो। जिसके प्रॉपर्टीज हो डिफरेंट, और वो प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर। आयन बनाने के लिए किसने चारों के चारों अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, और क्रस्ट पे 0.02% इन द फॉर्म ऑफ कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत सारी कुछ चीज़ें लर्न करने को आपको मिल रहा होगा। आज का जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है पीछे के टॉपिक पे। वैसे तो सारे चैप्टर्स होते हैं, लेकिन कहने का मतलब यही है कि जो भी आप पीछे की चीज़ों को पढ़े हुए हैं उसको अच्छे से रिवाइज करिए, उनके कंसेप्ट को फिगर आउट करिए प्रॉपर वे से, तभी हम लोग आगे के टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि एटम के बारे में हम लोगों ने बेहतर तरीके से जान लिया है। उसके पहले कई सारे रिएक्शंस वगैरह पढ़े थे, एसिड बेस, ये सारी चीजें। तो एक सर्टेन लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव, हमारा एक सर्टेन लेवल का इंफॉर्मेशन ऑलरेडी बिल्ट है। तो हमने एटम का एक अगला एक्सटेंशन देखा था, कैसे ये एलिमेंट फॉर्म करता है और कैसे ये कंपाउंड फॉर्म करता है। सो कंपाउंड के बारे में हमें ये पता है कि कंपाउंड का मतलब ये है कि जहां पर दो डिफरेंट एटम्स हों, एटम 1, एटम 2, और सिर्फ दो ही नहीं, कई सारे हो सकते हैं, कई सारे एटम। तो इसका सिग्निफिकेंस बहुत है। तो इसी की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए कि ये कैसे बिहेव करता है, इसके बारे में प्रॉपर अच्छे से समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे इन्हीं में से एक कंपाउंड, कार्बन। कार्बन कार्बन एक ऐसा चीज है, अब यही एक प्रश्न आएगा ना कि हम लोग कार्बन को ही क्यों पढ़ रहे हैं कंपाउंड में, ताकि हम लोग कंपाउंड को बेहतर तरीके से समझे और वो कैसे बिहेव करता है उसको। तो उसके लिए हमने एक एटम उठाया, कार्बन। कि हमें कार्बन के बारे में समझना है, क्योंकि कार्बन एक ऐसा आइटम है जो हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में है। मीन इट्स प्रेजेंस इन आवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। कहने का मतलब, अगर आप लोग जो है मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक अपने लाइफ की जो भी एक्टिविटी को इंक्लूड कर रहे हो, इंक्लूडिंग जैसे आपने मॉर्निंग में टूथब्रश किया, तो टूथब्रश में जो प्लास्टिक है उसमें भी कार्बन एज ए कंस्टिट्यूएंट है। कार्बन एज ए कंस्टिट्यूएंट का मतलब ये हो गया कि वो कार्बन का क्या हो गया? कंपाउंड हो गया, उसमें कार्बन का पार्ट मिलेगा। आपने जो क्लॉथ पहन रखा है उसके अंदर कार्बन एज ए कंस्टिट्यूएंट है, तो ये कार्बन का कंपाउंड हो गया। इसी तरह से आपने मान लीजिए जिस पेपर पे आप लिख रहे हो उसमें कार्बन का पार्ट है, जिस पेन से आप लिख रहे हो उसमें कार्बन का पार्ट है, जिस बर्तन में आप खाना खा रहे हो, स्टेनलेस स्टील, दैट कंटेन्स कार्बन परसेंटेज, जो अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। क्योंकि आयरन एज स्टील अलोन वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो कार्बन ऐड करते हैं उसमें, कार्बन ऐड करते हैं तो उसको हार्ड बनाते हैं। तो नो डाउट कार्बन जो है हमारे हर एक लाइफ के एस्पेक्ट में अवेलेबल है। तो अगर मान लो मुझे चेक भी करना हो कि अच्छा मान लो मुझे चेक करना है, टेस्ट के लिए मैं क्या करूं, तो टेस्ट के लिए उन्हीं मेथड को पिक करते हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। क्या करेंगे? सिंपली जैसे मान लो आपको चेक करना है कि कपड़े में कार्बन है कि नहीं, तो जो क्लॉथ है, जिस चीज को आपको चेक करना है, जिस चीज को डाउट है, तो उसको करो बर्न। तो इस बर्न करने का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अलावा तो बर्न होगा नहीं। तो एक फंडामेंटल समझो, तो इसके अंदर जो कार्बन कंस्टिट्यूएंट होगा, जो कार्बन होगा वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। और भी कंस्टिट्यूएंट होंगे तो और भी एक्स्ट्रा चीजें बनेंगी, वो छोड़ते हैं, ठीक है। इसके और भी पार्ट होंगे, वो छोड़ते हैं, इसको बस समझते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो एक फंडामेंटल समझ लो, अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर सफिशिएंट है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर मान लो ऑक्सीजन ही कम रहे, तो अगर मान लो ऑक्सीजन मेरा लिमिटेड हो तो
कम हो तो उस सिचुएशन में ये प्रोड्यूस करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर मान लो बहुत कम है तो कुछ कार्बन अपने आप निकल जाएंगे इन द पाउडर फॉर्म, कार्बन का पाउडर फॉर्म, मतलब ये अलग रिएक्शन में जहां पे बिल्कुल भी कम है, थोड़ा बहुत मोनोऑक्साइड बन गया तो कार्बन इन पाउडर फॉर्म, ब्लैक पाउडर कर लो, ब्लैक पाउडर के फॉर्म में, इसको बोला जाता है सूट। तो अगर मैं अपने जो भी एक आइटम को चेक करना है कि इसमें कार्बन है कि नहीं, तो अगर मैं बर्न करूंगा तो या तो उसमें ये प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, और या फिर कार्बन एज ए सूट प्रोड्यूस होगा। तो मुद्दा ये है कि अब ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये तो गैस है, इनको कैसे पता चलेगा ऑब्जर्वेशन से कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसको फर्दर हम लोग चेक कर सकते हैं। अगेन मैं उन्हीं मेथड के बारे में डिस्कस कर रहा हूं जो हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। अगर मान लो इस कार्बन डाइऑक्साइड को मैं पास कराता हूं, इस गैस को मैं पास कराता हूं, पास थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपने पढ़ रखा है, यही है जो पीछे के टॉपिक्स है, ये जरूरी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? अगेन चीजों को थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूं, जो भी हमारे सब नेचर में, अभी मैं नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं, बात ऑब्वियस है कि इसको तो हम लोग लेबोरेटरी में तो इजी गेन कर सकते हैं। नेचर में रॉक्स के अंदर कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम। इन्वायरमेंट में, एयर में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन और कैल्शियम आपस में नेचुरली रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। अब जहां पे भी इसको पानी मिला, ये बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोला जाता है लाइम वाटर। क्या बोला जाता है? लाइम वाटर। और ये एक तरीके का सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन। अगेन इफ आई रिवाइज द सॉल्यूशन टर्म, इसको अगर मैं डिफाइन करूं वापस से, तो सॉल्यूशन वो चीज होता है जो किसी भी तरीके का, उसके अंदर जो पार्टिकल है वो इस तरीके से उसमें घुल गए हैं कि आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। मतलब अगर आप उससे लाइट पास कराओगे, इजी वे से लाइट पास हो जाएगा। मींस जैसे मान लो पानी है, वैसे ही एक तरीके से पूरी तरीके से कलरलेस फील होगा। तो आपने क्या लिया? सॉल्यूशन। जैसे ही सॉल्यूशन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिएक्ट करके क्या बनाया? रिएक्ट करके इसने प्रोड्यूस किया कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, चूना कह लो। अब ये सॉलिड है, इसके प्रेजेंस के कारण ये जो हम लोगों ने सॉल्यूशन ले रखा है, जो हमारा सॉल्यूशन है लाइम वाटर का, ये जो है थोड़ा सा इसका अपीयरेंस कैसा हो जाएगा? क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें मिलेंगे ना, तो मिल्की अपीयरेंस दिखने लगेगा। कैसा दिखेगा? मिल्की अपीयरेंस। तो मैं एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं, हाँ जो भी चीज मैंने चेक किया उसके अंदर कार्बन का प्रेजेंस है। ठीक है। इसी तरीके से अगर इस पे फर्दर और भी ज्यादा कार्बन डालते जाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई और भी ज्यादा होगा, तो ये वापस से जो है एक सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसको बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब ये अगेन सॉल्यूशन है, यानी फिर से ये क्या हो जाएगा? कलरलेस। तो हम लोग यार साइंस वाले बंदे हैं, तो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ऑब्जर्व करेंगे ना कि चीजें हो क्या रहा है। मुझे चेक करना है कि किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम में कार्बन है कि नहीं, तो मैं टेस्ट करूंगा कि CO2 जो है हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके पहले तो कलरलेस था, जो मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, बाद में फिर मिल्की अपीयरेंस हुआ, बाद में और भी ज्यादा
हमने सप्लाई किया तो वो कलरलेस हो गया, यानी क्लियर कह लो, क्लियर विजुअल उसके दिखने लगे। और मैंने अभी बताया कि कार्बन जो है लगभग हर एक चीज में आपको मिलेगा। अब देखो कुछ होते हैं प्योर मेटल, उसको तो छोड़ ही दो, उसमें तो कार्बन आपको नहीं मिलेगा ना, गोल्ड हो गया इसमें कार्बन नहीं मिलेगा। कुछ होते हैं आपके जैसे ग्लास वगैरह, ठीक है, इसमें भी नहीं मिलेगा। बच गया क्या, अदर जितने भी कंपाउंड के फॉर्म में है, जो प्योर के फॉर्म में ना हो, तो सब में कार्बन। तो कार्बन का इंपॉर्टेंस बहुत है। इसका अगर इंपॉर्टेंस देखें, इंपॉर्टेंस बहुत ही ह्यूज है, ह्यूज इंपॉर्टेंस। और अगर इसका प्रेजेंस देखें हम लोग अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट यानी अर्थ के ऊपरी सतह पर और एटमॉस्फेयर में, अगर हम इसके प्रेजेंस को देखें तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में मुश्किल से 0.03% है और क्रस्ट पे 0.02%, इन द फॉर्म ऑफ कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो कंपेरेटिवली अदर जो एलिमेंट्स हैं उनसे तो बहुत ही कम प्रेजेंस है। हमें पता है कि नाइट्रोजन का प्रेजेंस कितना ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, कितना ज्यादा प्रेजेंस है ऑक्सीजन का, लेकिन इसके बावजूद भी हम इसके इंपॉर्टेंस को अवॉइड नहीं कर सकते। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग कार्बन को समझेंगे, इसी प्रॉपर्टीज, इसी सारे एस्पेक्ट इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमें कार्बन को समझना है, हमें कार्बन की प्रॉपर्टीज को समझना है, और इससे बनने वाले जो भी कंपाउंड्स है तो उनके कुछ आइडियाज, कैसे कार्बन कंपाउंड्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, कैसे ये बनता है ना, जो भी जिस लेवल का चीजें रहेगा वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है एंड ट्रस्ट मी आई विल मेक इट इजी। बहुत ही सिंपल इसको कर दूंगा ताकि आपको टफ फील ना हो। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, आयोनिक कंपाउंड के बारे में। और अगर आयोनिक कंपाउंड में एक ही एग्जांपल ले NaCl, तो हम लोगों ने देखा था कि NaCl को अगर हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो Na+ और Cl-, ये सारी चीजें देख रखा है, क्योंकि ये प्लस माइनस दे आर आयंस एंड बिकॉज ऑफ दिस, इसी प्रेजेंस, चार्जेस के प्रेजेंस के कारण ये बॉन्ड बना रहे हैं, दैट इज द रीजन इसको बोला जाता था आयोनिक बॉन्ड। लेकिन अगर इनके प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इनके प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहली बात ये कि जिस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह में यूज होता था, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें करंट जो है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू दिस। इसका मतलब क्या है, ये बिहेवियर में, यानी ये मोल्टेन स्टेट में तो ये कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सेकेंड बात क्या था, सेकेंड बात ये था कि अगर वैसे भी अगर हम लोग एनालिसिस करें, ऑब्जर्व करें कि किसी मान लो वाटर में कहीं पे भी अगर मान लो सॉल्ट पड़ा हुआ है, NaCl पड़ा हुआ है, कैसे पे भी मिक्स है, तो अगर मैं इसको हीटअप करूं तो वाटर जो है इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, बच जाएगा नमक। और इसी तरीके से नमक को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनकी मेल्टिंग और यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट होना और बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग दोनों ही बहुत हाई होता है, दोनों ही बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ओके। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम किसी कार्बन कंपाउंड को पिक करें तो
किसी भी कार्बन कंपाउंड को पिक करें, जैसे कार्बन कंपाउंड कैसे, एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने मीथेन गैस ले लिया, मीथेन गैस, मीथेन गैस दैट इज CH4 ये ले लिया। चाहे आप ले लो इथेनॉल, ले लो इथेनॉल दैट इज C2H5OH। ये धीरे धीरे सब आपको याद हो जाएगा, जब लॉजिक समझ में आ जाएगा ना तो ये भी पता चलने जाएगा कैसे इसके फॉर्मूलाज बनते हैं। या फिर चाहे एसिटिक एसिड ले लो, एसिटिक एसिड CH3C4H, विनेगर से मिलने वाला एसिड, ठीक है, सिरके से जो मिलता है। इन तीनों में या और भी जो भी एग्जांपल लेना है लोगे, तो इनको जब ऑब्जर्व किया गया, इनके बिहेवियर को चेक किया गया, तो एक बात तो ये समझ में आया कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेटिवली आयनिक बॉन्ड से बहुत ज्यादा लो है, कंपेरेटिवली आयनिक बॉन्ड से बहुत ज्यादा लो है। इसमें हाई है, इसमें क्या है, हाई है। तो मुझे एक बात तो समझ में आ गया, अगर मैं एक जनरल परसेप्शन से भी डिस्कस करूं, तो अगर कोई सॉलिड है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत ही नजदीक नजदीक है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं। अब इस वाले केस में क्या था, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था प्लस माइनस के कारण, तो इनको अलग करना मुश्किल है। मेल्टिंग का मतलब क्या है, इनके मॉलिक्यूल्स को दूर करना, तभी तो ये मेल्ट होंगे। इसमें मेल्टिंग से यानी कि दूर करना इतने ईजी है। अगर इसका लो मेल्टिंग पॉइंट, अब ये मान लो अगर तुम्हारा 1000 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है सपोज करो, और ये आपका जो है बॉइलिंग मुश्किल से 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हो जा रहा है, तो आप देख रहे हो कितना अंतर है। इसका मतलब ये शो कर रहा है ना कि इसका जो मॉलिक्यूल्स है, आयनिक बॉन्ड के जो मॉलिक्यूल्स है, उसमें बॉन्डिंग फोर्स बहुत ज्यादा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका मैं एक कंक्लूजन निकाल लूं कि जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, जो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लो है। दूसरी बात, ये कहीं से भी मतलब अगर इसकी कंडक्टिविटी को चेक करोगे कि इलेक्ट्रॉन वगैरह ट्रांसफर होता है कि नहीं, करंट ट्रांसफर होगा, तो आप पाओगे कि पुअर कंडक्टिविटी है, पुअर कंडक्टिविटी, मतलब इसमें से करंट ना के बराबर फॉलो होगा। अब ऐसा मत करना कि जाके घर पे जो बर्तन रखा हुआ है उसको चेक करने लगा, उसमें कार्बन की परसेंटेज है, ठीक है, चेक मत करना ऐसे। उसमें आयरन मेटल की भी परसेंटेज है, मेटल से करंट बहुत अच्छे से ट्रांसफर होता है, तो ये मत कर देना। तो पुअर कंडक्टिविटी जब हम लोग बात करते हैं तो एक जनरल परसेप्शन से करते हैं, ठीक है, तो इसकी पुअर कंडक्टिविटी है। तो अगर इसमें देखो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का मेन रोल प्ले किया था आयन, तो पुअर कंडक्टिविटी का मतलब यह है कि इसमें किसी भी तरीके का आयन फॉर्मेशन नहीं होता होगा, नो आयन फॉर्मेशन, मतलब ना के बराबर आयन फॉर्मेशन होता होगा, तभी तो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा ना, तभी तो इसमें करंट ट्रांसफर नहीं होगा, और क्या रीजन होगा। तो ये दो मेजर प्रॉपर्टीज है। इनको समझने के लिए हमें जो है कार्बन का फंडामेंटल यानी कि उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को डील करते हैं, उसके बाद फिर आगे उसी के कंसेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। इसको मैं मिटा देता हूं एक मिनट में। तो आयोनिक कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, आयोनिक कंपाउंड का मतलब ये, कंपाउंड का मतलब ये कि दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, एटम ए एटम बी, और इसमें हो क्या रहा है, कैसे फॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब क्योंकि प्लस का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया है, ठीक है,
क्योंकि हमारे कार्बन का खास बात ये पुअर कंडक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है, इसका मतलब उसमें आयन फॉर्मेशन नहीं होता, तो वो क्यों नहीं होता उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन हमारा एटॉमिक नंबर है उसका 6। ये किस बात को शो करता है? ये इस बात को शो करता है कि जो कार्बन का न्यूक्लियस है उसके अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। सारा कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ये एक फंडामेंटल है। लेकिन हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि ये इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज होते हैं। अगर मैं उसको सही से अरेंज करूं तो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था कि सबसे पहले तो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जिसमें हमारे 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन। इसके बाद अलग अलग एनर्जी सेल्स हैं। तो पहला एनर्जी सेल हमने डिस्कस किया था जो न्यूक्लियस के बहुत नजदीक है, ये है आपका के सेल। के सेल के पास सिर्फ 2 सीट है इलेक्ट्रॉन को रखने का, रख दिया। के बाद आता है आपका एल सेल। एल सेल के पास कैपेसिटी होता है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रखने का, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन रखने का, लेकिन हमारे टोटल कार्बन के पास 6 ही हैं, तो इसमें कितने आएंगे? 4 आएंगे। देखो ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग बड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो 4 आएंगे। अब इसको आयन बनने के लिए क्या चाहिए? आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसका वैलेंसी। वैलेंसी मतलब कैपेसिटी। सी अगेन, हम लोग अगर पीरियोडिक टेबल हमने देखा था, पीरियोडिक टेबल हमने देखा, तो जो यहां पे एलिमेंट्स हैं, जो यहां पे एलिमेंट्स हैं जैसे कि हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18, तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनका जो आउटर ऑर्बिट है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 8 इलेक्ट्रॉन्स है इस वालों का, इसका 2 इलेक्ट्रॉन है, चलेगा। और ये जो एलिमेंट्स है ये किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे, स्टेबल है। सारे रिएक्शन का मेन जड़ है आउटर ऑर्बिट में प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये भी चाहता है कि मैं क्या बन जाऊं, जैसे इस वाले केस में, जैसे मान लो यहां पे कार्बन है, कार्बन यहां पे 6 है, उसके बाद आता है आपका 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो कार्बन क्या चाह रहा है कि इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये खुद को नियॉन बना ले। क्या बना ले? नियॉन बना ले, ठीक है। अगर इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, सपोज 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन अगर कर ले, तो यानी कि मैं कैसे लिखूंगा सी को, कार्बन को मैं लिखूंगा 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 माइनस, ऐसे लिखूंगा कि 4 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया हुआ है। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करेंगे तो इसको मैं बोल सकता हूं एनायन, पहला चीज। ये एक तरीके का क्या बन गया? एनायन। अब जरा इस स्ट्रक्चर में देखो, इस पे क्या होगा जब इस पे 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन ये आ गए हमारे, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इन 4, अब क्या हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन जो हुए वो हो गए 10। और हमारे टोटल प्रोटॉन कितने हैं? टोटल प्रोटॉन है सिर्फ 6। तो ये जो एलिमेंट है ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, यानी कि डिस्टर्ब हो जाएगा। और जितने भी एलिमेंट्स है वो खुद को स्टेबल बनाना चाहते हैं, ये बैलेंस ही डिस्टर्ब हो गया ना।
सी, जो प्रोटॉन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में क्या है, निगेटिव चार्ज। तो ये पूरा बैलेंस ही डिस्टर्ब हो गया ना। तो भाई एक बात, चलो ये भी, और प्लस ये जो स्पेस आप देख रहे हो ना बड़ा कम छोटा है, जो एल सेल है ये छोटा है, तो कम जगह में ज्यादा इलेक्ट्रॉन घुसाने की कोशिश करेगा। ये लोग भी इनको क्या करेंगे, रिपेल करके दूर भगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। तो आप सबसे बड़ा चीज समझो, इनका बैलेंस पूरा क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। दैट इज द रीजन ये कार्बन ही अनस्टेबल हो गया। दूसरा हम लोग ये समझते हैं आयन बनाने के लिए कि इसने चारों के चारों अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। अब जो लूज करने के कारण, अब जो इलेक्ट्रॉन मैं कार्बन को लिखना चाहूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं 4+, यानी कि कैटायन, इट्स कैटायन। क्या ये पॉसिबल है? आप सोच के देखो, आप देखो इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, इसको फील करके देखो, 6 प्रोटॉन है। प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को अपने आप से बैलेंस करके पूरी तरीके से जकड़ रखा है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफर हुआ, तुमने एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है, जैसे ही वो गया, इधर जो अभी 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, तो इन लोगों ने और ज्यादा ताकत लगा दिया, इसको पकड़ के रखने के लिए इसको और ताकत लगा दिया। और फर्दर दूसरा जब लगाया, तो कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये कर क्या रहा है, ये पॉजिटिव प्रोटॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन निकालने के तुमको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, और एनर्जी मान लो तुम दे रहे हो, वो तो चलो ठीक है। अगेन ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही क्या होने लग रहा है, अनस्टेबल। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही अनस्टेबल हो रहा है। तो इसमें कंक्लूजन ये हो गया कि इसमें आयोनिक बॉन्ड जो है वो सही नहीं रहेगा, यानी बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण बने वो सही नहीं है। ट्रांसफर के कारण बने वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं, वो क्या करेगा, इसको डिस्टर्ब करेगा। इसको जबकि चाहिए स्टेबिलिटी, इसको चाहिए स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में ये फिर आया कि रेदर देन बॉन्ड को ट्रांसफर करने के बजाय बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लो। बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के बजाय इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लो। इलेक्ट्रॉन को क्या कर लो, शेयर कर लो। इलेक्ट्रॉन को शेयर करके तुम जो है अपना अरेंजमेंट कर लो। इससे जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब क्या हुआ, को का मतलब टुगेदर, साथ में, वैलेंट मतलब वैलेंसी, बॉन्ड मतलब बॉन्ड, रिलेशन। जैसे आप पीरियोडिक टेबल में भी देखोगे, कार्बन जो है अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको नहीं, कार्बन, ऑक्सीजन का ले लेते, ऑक्सीजन अकेले नहीं रहेगा, O2 दिखेगा। क्लोरीन अकेले नहीं रहेगा, Cl2 दिखेगा। हाइड्रोजन अकेले नहीं दिखेगा, H2 दिखेगा। तो ये करते कैसे हैं, तो इन्हीं सब चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। तो इसमें हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर करना। जैसे एग्जांपल के लिए एक सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं मीथेन का। कार्बन है हमारा, कार्बन का जो हम लोग सिर्फ इस आउटर वाले, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे जो आउटर ऑर्बिट में है, अंदर वाले को नहीं, ठीक है। तो आउटर ऑर्बिट को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्रॉस से। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, बट ही इज नॉट रेडी टू गिव, किसी को देने के लिए तैयार नहीं। यहीं पे हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। अब हाइड्रोजन का अगर सिचुएशन देखो, तो हाइड्रोजन अपने आप को क्या बनाना चाहता है, ड्यूप्लेट, यानी कि जो नियॉन का स्ट्रक्चर है, सॉरी हीलियम का जो स्ट्रक्चर है, उसके पास, हीलियम के पास क्या है, आउटर ऑर्बिट, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। ये आया तो इसने देखा कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, आपस में शेयर कर लिया। इसी तरीके से दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयर हो गया, इसी तरीके से तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयर। और ये अगर हम इसको फॉर्मूला देखेंगे, दैट इज CH4।
ये एक तरीके का क्या है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है, कंपाउंड। तो ये कैसे तो अरेंज है ना, तो दैट इज द अरेंजमेंट। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस कार्बन को तो चलो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारा चैप्टर ही हमारे ऐसे ही है, कार्बन पे ही डिपेंडेंट है। हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की ही बात करें, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। इसका एम है किसी तरीके से हीलियम के स्ट्रक्चर को गेन करना, तो इसने एक और हाइड्रोजन को पिक किया। भाई दोनों ने क्या किया, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किए, शेयर कर लिए। तो हुआ क्या, अगर स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आप ऐसे बना सकते हो, हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, दूसरा हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, दोनों ने शेयर किया। अब ये इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यानी कि H2। अभी का जो इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, स्टेबल है कंपैरेटिवली H के। तो जो इनके बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि H जो है, H के साथ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं दोनों, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। और ऐसा नहीं किसी भी इलेक्ट्रॉन, इसीलिए आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में H के बजाय H2, एलिमेंट इसका H2 है, ये वाला स्टेबल स्ट्रक्चर H2 मिलेगा। ऐसे क्लोरीन का मान लें, क्लोरीन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए, क्लोरीन में, इसको मिटाता हूं फिर करते हैं। क्लोरीन के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक नंबर है, वो है 17, यानी कि उसके सबसे छोटे वाले सेल यानी कि K में कितने हैं, 2, इससे बड़े वाले में यानी कि L सेल में कितने हो सकते हैं, 8, 1, 2, 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 10। इसके बाहर थर्ड, ये थर्ड इसका क्या है, थर्ड इसका आउटर सेल है, क्या है, आउटर सेल। तो इसमें 8 से तो ज्यादा होगा नहीं, तो 10 हो गए, 17 हो जाएगा, 6, 7। तो ये क्लोरीन का स्ट्रक्चर है। इसको एक और चाहिए, एक और कहीं से मिल जाए तो ये रेडी है अपने आप को बैलेंस करने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए। तो अब मैं अगर क्लोरीन के इस सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 2, 4, 6 और 1, 7। क्लोरीन का स्टेबल होना, यानी कि अगर मैं कोई भी और एलिमेंट से अगर अटैच करूंगा, तो सोच के देखो, इसके अंदर 17 प्रोटॉन है। अगर मान लो मैं हाइड्रोजन के साथ अटैच करूं, तो ये हाइड्रोजन के एलिमेंट को खींचने लगेगा, और ये खुद बैलेंस है नहीं 7 के साथ। ये अपने आप को रियल लाइफ में बैलेंस करके रखना चाहता है। तो ये क्या करेगा, अपने ही एक भाई को बुला लिया, अपने ही एक भाई को बुला लिया, बोला एक काम करते हैं, ये जो तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये आपस में हम शेयर कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने इलेक्ट्रॉन को काउंट करूंगा, तो इससे मेरा इलेक्ट्रॉन का जो आउटर ऑर्बिट है वो 8 काउंट हो जाएगा, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। और जब तुम अपना काउंट करोगे तो तुम स्टेबल हो जाओगे। इस तरीके से Cl2 आया एग्जिस्टेंस में, और अब Cl से ज्यादा Cl2 ज्यादा स्टेबल है। इनके बीच में ये जो ये बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन शेयर, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन from each atom यानी शेयर ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड। इसी तरह से ऑक्सीजन की अगर बात करें हम लोग, ऑक्सीजन की अगर बात करें,
तो ऑक्सीजन का हमारा जो स्ट्रक्चर है, इसका आउटर मोस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। यानी कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो अंदर वाला 2, बाहर वाला 6, और जब भी हम लोग इसको प्रेजेंट करेंगे तो बाहर वाले से ही, अभी मैं बस शुरू बाद में हम लोग इसको हर बार ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो बाहर वाला 6 यानी कि एल में, तो अगर मैं इसको प्रेजेंट करूं तो मैं ऐसे बना सकता हूं 2 4 तो 6। इसको 2 और चाहिए, ये किसी और से अगर बनाएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी रहेगा, तो वो जो है कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं रहेगा। सोच के देखो, अगर मान लो इसके पास इलेक्ट्रॉन अगर खींच के इसके पास चला गया ज्यादा, तो ये भी सिचुएशन में रहेगा ना कि ये किसी से ले ले। और यही कारण है कि जो NaCl होता था ना, सोडियम अलग होता था, Cl अलग होता था, प्लस माइनस, है ना। इसी कारण से ये जब किसी चीज में जाते थे, इनको कोई ऐसा मिल गया पॉजिटिव वाला, ये इनको अलग कर देते थे। तो ये भी अपने आप को खुद को अच्छे से स्टेबल रखने के लिए एक दूसरे वाले ऑक्सीजन को भी बुला लिया, भाई आजा। ये बोल रहा है मेरे को 2 चाहिए, ये बोला मेरे को भी 2 चाहिए। एक काम करते हैं, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं। अब जब मैं अपने इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा तो मेरे 8 हो जाएंगे, और ये बोला जब मैं अपने काउंट करूंगा तो मेरे 8 हो जाएंगे। तो इसमें हो क्या रहा है, शेयर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। हर एक एटम साइड से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 एटम है यहाँ पे, 4 ये और 1 2 3 4 इसके 8 हो गए, ऐसे ही 4 ये इसके 8 हो गए। तो ये ऐसे बॉन्ड को, जो बॉन्ड बना रहे हैं उसको बोला जाता है डबल बॉन्ड। इसको प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, आप सिंगल बॉन्ड को सीधे ऐसे लिख दो, डबल बॉन्ड को ऐसे लिख दो। ऐसे ही अगर हम लोग तीसरा एक एग्जांपल पिक करें, सो इट्स नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो 7 होने का मतलब ये हो गया कि K में तो इसके 2 होंगे, और जो L है वहां पे 5 है। तो अगर मैं इसको प्रेजेंट करूं इस तरीके से, तो 1 2 3 4 5, तो इसको कंप्लीट करने के लिए 3 चाहिए, तभी तो ये 8 कंप्लीट होगा। ऐसे ही इसने भी क्या किया, अपने ही भाई को बुला लिया, नाइट्रोजन आजा भाई, तेरे पास भी यही है, तेरे को कितने चाहिए, 3 चाहिए। एक काम करते हैं, हम लोग आपस में ही शेयर कर लेते हैं, ठीक। तो आई थिंक अब इतने तो जीनियस हो ही गए होंगे कि शेयर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। हर एक एटम से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करना, यह फॉर्म करता है ट्रिपल बॉन्ड। अगर मैं इसको प्रेजेंट करना चाहूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं, सीधे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड में सबसे पहला कंक्लूजन क्या हुआ, इन कोवैलेंट बॉन्ड द बॉन्ड फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला चीज तो ये हो गया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला चीज इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाते हैं। दे में फॉर्म सिंगल बॉन्ड मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और 1 इलेक्ट्रॉन शेयर। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके के बना सकते हैं। हम लोगों ने देखा है कि जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड के कंपाउंड्स हैं,
कंपाउंड्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के, इनके जो है प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से लो मेल्टिंग पॉइंट चाहे बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इनके बीच में क्या है, ये शेयर कर रहे हैं तो इनका बीच का अट्रैक्शन फोर्स भी कम है। तो ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन they have low melting and boiling point। सी इस चीज को आप समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बॉन्ड बन कैसे रहा है। इसका जो सेंटर है, मान लो क्लोरीन का, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जो यहां वाला बाहर अलग दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसको खींच रहा है, तो वो खींचे आ रहा है, खींचता हुआ आ रहा है धीरे धीरे। लेकिन जो यहां के इलेक्ट्रॉन है फिर इसको इधर पुल कर रहा है, मतलब पुश कर रहा है। तो ये इसका जो न्यूक्लियस है वो तो इसको पुल कर रहा है अपनी तरफ, लेकिन जैसे ही, क्योंकि भाई जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो तो निगेटिव चार्ज है ना, ये तो खींचेगा ही खींचेगा, इसको पुश करना शुरू कर दे रहा है। दैट इज द रीजन ये आके यहाँ पे जुड़ भी नहीं पाते हैं, एक बस शेयर करने के अलावा इनके पास कोई चांस नहीं रहता। तो ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसीलिए इनके बीच का जो फोर्स रहता है ना अट्रैक्शन, बहुत ही कम रहता है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ आयन। तो अगर आयन फॉर्म करेगा ही नहीं, आपने इसमें कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन प्रॉपर ट्रांसफर होते हुए देखा, आयन फॉर्म करने के लिए पहला कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना चाहिए, तभी तो होगा। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा ही नहीं तो आयन नहीं बनेगा, तो आयन नहीं बनेगा तो देयर विल नॉट बी एनी नो कंडक्टिव प्रॉपर्टी फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी कंडक्टिव प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलेगा। समझ में आया? तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं इसी अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। तो जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड से रहेंगे उसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। कार्बन के, अब हम लोग कार्बन पे ज्यादा डिटेल में जाएंगे। तो कार्बन की अगर बात करें तो एक्सेप्शन भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं। ग्रेफाइट भी एक कार्बन का कंपाउंड है, एक तरीके से कार्बन का ही अलग फॉर्म है। उसमें जो है करंट फ्लो होता है, वो क्यों होता है, क्या होता है, वो आगे की चीज है। अभी इसको मिटाते हैं, फिर एक छोटा सा टॉपिक है उसको डिस्कस करके आज का जो है क्लास एंड करते हैं। तो कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, ये अपना जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दिस इज कॉल्ड मीथेन। कार्बन ने मान लो ऑक्सीजन के साथ CO2, तो कार्बन ऑक्सीजन को चाहिए 2, कार्बन के पास है कितने, 4, तो इसको दे दिया, 2 इधर से शेयर कर लिया, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। और बचा हुआ जो ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन को कितने चाहिए, पहले से ही बचा हुआ है। तो ये कार्बन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही सल्फर का स्ट्रक्चर, सल्फर जो है जस्ट नीचे आता है ऑक्सीजन के, यानी कि ये भी कितने शेयर कर सकता है, 2 शेयर कर सकता है। तो ये लोग जो अपना स्ट्रक्चर बनाते भी है ना, ऐसा बनाते हैं ताकि स्टेबल स्ट्रक्चर रहे, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना देंगे। इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, स्टेबल होता है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सल्फर जो है 8 सल्फर है, सल्फर।
और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे एग्जांपल के मैं एक लेता हूं मिथेनॉल का, ये मीथेन है, मैंने क्या किया, इसके एक हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोक्सिल एक लगा दिया, तो H H H, और यहां पे हमने रिमूव कर दिया हाइड्रोजन को रिमूव करके यहां पे हाइड्रोक्सिल लगा दिया। अब ये सारी चीजें बाद में पढ़ेंगे आगे, चिंता मत करना, ठीक है, अभी मैं बस कुछ समझाना चाहता हूं। अब इसके कारण इसका बिहेवियर चेंज होगा, इसका नाम रखा गया मिथेनॉल। ऐसे ही इथेन होता है, इथेन का होता है C2H6, दैट इज 2C, एक एक अपने अपने कार्बन को शेयर किए थे और इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। तो अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3 इथेनॉल, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये बनेगा, एक में बस OH लगा दो। इन सबका साइंटिफिक कंसेप्ट है, डोंट वरी, CH2OH, दिस इज कॉल्ड इथेनॉल। मैं क्यों बता रहा हूं ये समझो आप। हमने क्या किया, स्ट्रक्चर में बदलाव किया, ठीक है, एक कार्बन ऐड कर दिया, स्ट्रक्चर में बदलाव कर दिया, स्ट्रक्चर हमने चेंज किया तो प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाएगा। ये आपने न्यूज में कहीं देखा होगा कि कई सारे लोग दारू पी के मर गए, तो ये भी अल्कोहल है और ये भी, दोनों ही अल्कोहल है एक तरीके का, लेकिन ये पॉइजनस है। तो जो कोई भी दारू बनाने के चक्कर में इथेनॉल बनाने की कोशिश करते हैं, बन जाता है ये, पिए निकल लिए, तो ये पॉइजनस है और ये ड्रिंकेबल है, बेवरेज वगैरह में काम आता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक छोटा सा पॉइंट, एक माइन्यूट चेंज जो है पूरे प्रॉपर्टीज को चेंज कर दे रहा है। तो इसी बेसिस पे एक कंसेप्ट है, उसको बोला जाता है एलोट्रॉप। क्या बोला जाता है? एलोट्रॉप। एलोट्रॉप का मतलब है कोई भी एक एलिमेंट, मान लो अगर कार्बन है तो कार्बन ही, एक एटम का कोई स्ट्रक्चर है, ओनली वन एटम स्ट्रक्चर, कई सारे, क्योंकि कार्बन की प्रॉपर्टी ना चार अपने वाले साथ से भी जो है अटैच करता है ना, तो वन एटम का स्ट्रक्चर है, लेकिन सबका प्रॉपर्टीज क्या हो वो डिफरेंट हो। स्ट्रक्चर का मतलब एक बार के लिए मैं बोल दूं, केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा। केमिकल फॉर्मूला तो इसमें छोड़ो यार, केमिकल क्या रहेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा, सिर्फ कार्बन ही है इसमें। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें कार्बन का एलोट्रोप ऑफ कार्बन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन का ही प्रेजेंस है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो एलोट्रोप ऑफ कार्बन। आप इस बात को अच्छे समझना, हो क्या रहा है इसमें। एलोट्रोप ऑफ कार्बन, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, एलोट्रोप। तो कार्बन क्या है, कार्बन अरेंज कर रहा है इस तरीके से, हर तरफ कार्बन, यानी एक कार्बन अगले चार कार्बन से अटैच है। बात समझ लो, जब एक कार्बन अपने नेक्स्ट चार कार्बन से अटैच है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है डायमंड का, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, कि उसके हर एक कार्बन जो है नेक्स्ट चार कार्बन से अटैच है, ये डायमंड हुआ। ठीक है, डायमंड की खास बात क्या है, इसमें किसी तरीके का इलेक्ट्रॉन है अलग से, सारे के सारे इसके बॉन्ड फील्ड है, सारे के सारे, तो इससे आप इलेक्ट्रिसिटी, यानी नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
बट हीट ट्रांसफर कर सकते हैं, वो अलग बात है, छोड़ो उसको, कभी अलग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। हीट ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसमें किसी तरीके का इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं हो सकता, और ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, पहला चीज। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग दूसरा बात करें कि जब कार्बन जो है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये तीसरा कार्बन, ठीक है। ऐसे ही ये मान लो 1 से जुड़ा, 2 से जुड़ा और तीसरा कार्बन, इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसको बोलते हैं, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल। इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करते, मींस 1 कार्बन अटैच टू 3 कार्बन। तो इससे क्या होता है, इसी को बोलते हैं ग्रेफाइट स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट की खास बात देखो, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन खाली है ना, मींस इट हैज फ्री 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है फ्री रेडिकल। रेडिकल का मतलब रेडी टू रिएक्शन, ये रिएक्ट करने के लिए तेजी से तैयार है। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो सकता है तो मैं बोल सकता हूं ये कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है इसकी। और किसी भी आप नॉन मेटल को उठा के देखो, कार्बन क्या आपका नॉन मेटल, कोई भी नॉन मेटल आपको जो है कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को, यानी नो कंडक्शन, नो कंडक्टिविटी इन नॉन मेटल। बट यहां पे हो रहा है ना, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज करके। और तीसरा हम लोग एक डिस्कस कर लेते हैं कि एक डोम टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया, यानी कि जो हमने कार्बन को इस तरीके से अरेंज किया है, इस तरीके से अरेंज किया है कि वो डोम जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, फुटबॉल के जैसा समझ लो। डोम क्या ही समझोगे आप, उसको बोलते हैं गॉडेस डोम। बुक में ऐसे आपका लिखा हुआ है, कुछ अलग से नहीं। सो फुटबॉल का स्ट्रक्चर बना रहे, लगभग इसमें 60 कार्बन इन्वॉल्व है। उसको बोला जाता है, इसका नाम दिया गया है बकमिंस्टर फ्यूल रिंग। कितने स्टॉल है, 60। अब इनकी प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने कहा ना कि डायमंड की प्रॉपर्टी हार्ड है, वहीं ग्रेफाइट जो है वो स्मूथ और ग्रीसी टाइप का मिलेगा आपको, बहुत ही क्या बोलोगे उसको, पाउडर टाइप का समझ लो, स्लिपरी टाइप का। तो एक ही एटम का बना हुआ स्ट्रक्चर जिसके प्रॉपर्टीज हो डिफरेंट, और वो प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्योंकि हर एक नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो गया, इनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण क्या हो गया, इनकी प्रॉपर्टी। ऐसे कंपाउंड को, ऐसे कंपाउंड नहीं, ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाएगा एलोट्रॉपिक स्ट्रक्चर। तो एलोट्रॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन हमने देखा क्या क्या, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्यूल रिंग। तो बकमिंस्टर फ्यूल रिंग का नाम रखने का रीजन ये था कि एक आर्किटेक्ट थे यूएसए के, उनका नाम था बकमिंस्टर। उन्होंने गॉडेस डोम बनाया था, डोम ऐसा होता है, उसका भी स्ट्रक्चर यही था, इसी तरीके का, ठीक है, इसी तरीके का अरेंजमेंट था, जिसके नाम पे, जिनके नाम पे ये पड़ा सारा। समझ में आया बात। अब ये जो चैप्टर है, एक बात याद रखना कि जो भी आप में से कोई जो नीट वगैरह की तैयारी कर रहे होगे और जेई की भी तैयारी कर रहे होगे, नीट के लिए सबसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका स्ट्रांग होना चाहिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये फाउंडेशन, अगर आपने इसको प्रिपेयर कर लिया ढंग से, ट्रस्ट मी, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी वे से हो जाएगा।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।